हम अक्सर सुनते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होती हैं और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो इनएफिशिएंट होती हैं। अगर ये सच है, ये बात कंप्लीटली ट्रू होती, तो आज टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने के बाद एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर को, और जो कि सिविल एविएशन सेक्रेटरी भी रहे, उनको लीडरशिप रोल में क्यों अपॉइंट किया? क्या गवर्नेंस सिर्फ ओनरशिप से डिसाइड होती है या इंस्टीट्यूशंस और एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि परफॉर्मेंस का असली सीक्रेट क्या है। तो आज का पैराडॉक्स, हम सबसे पहले यही समझते हैं, एयर इंडिया पैराडॉक्स। शॉर्ट में मैं आपको समरी बता देता हूं कि एयर इंडिया के साथ हुआ क्या। एयर इंडिया 2022 में प्राइवेटाइज कर दी गई। एयर इंडिया एक्चुअली में 1932 में जे आर डी टाटा द्वारा, है ना, फाउंडेड थी। मतलब उन्होंने इस एयरलाइन को बनाया था। पर आजादी के बाद 1953 में, क्योंकि सरकार कह रही थी सब चीज हम चलाएंगे, तो उन्होंने एयर इंडिया को एयर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत नेशनलाइज कर दिया। मतलब ये लिखा होता है जब आपके चार्टर में कि सरकार कोई सी भी कंपनी खरीद सकती। तो लगभग 7 डेकेड जब से हो सके, मतलब लगभग 70 साल हो चुके हैं, और ये तब से लेके अब तक 2022 तक मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रही। क्योंकि लगातार फाइनेंशियल लॉसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि सरकार को इसको, है ना, फिर से प्राइवेटाइज करना पड़ा। लगभग मैं आपको बताऊं 60,000 करोड़ का डेट में थी। तो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी थी, कंपटीशन बढ़ते जा रहा था प्राइवेट एयरलाइन से, जैसे कि इंडिगो हो गई या स्पाइस जेट हो गई। अभी अभी अकाशा एयर भी जो लॉन्च हुई है, खरी तो बाद में लॉन्च हुई, है ना। तो इस सब की वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि अब इसे हम प्राइवेटाइज कर देते हैं। और जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को वापस खरीद लिया। और उससे एयर इंडिया ने सेलिब्रेट भी किया कि भाई ओरिजिनल ओनर के पास 69 ईयर्स में ये वापस आ गई। 1953 से 2022 की बात करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि प्राइवेटाइजेशन क्यों जरूरी था। पहली चीज ये थी कि परसिस्टेंट लॉसेस हो रहे थे एवरी ईयर। परसिस्टेंट मतलब लगातार लॉस होते जा रहे थे। फिर डेट बर्डन बढ़ गया था, मतलब जो पुराने लोन थे वो भी नहीं हो रहे थे और नए लॉसेस आते जा रहे थे। फिर डिसीजन मेकिंग भी स्लो थी, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर था, सरकार के हाथ में थी, चीजें जल्दी करने का कोई इंसेंटिव ही नहीं था। फिर जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसकी भी एज हो रही थी, मतलब प्लेन्स पुराने हो रहे थे, सिंपल, है ना। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी लगातार गिरते जा रहा था, फूड में प्रॉब्लम, है ना, सर्विस में प्रॉब्लम, फ्लाइट का डिले, बैगेज गुम जाना, बहुत सारी चीजें। और जो कंपटीशन था वो बढ़ते जा रहा था, किससे? लो कॉस्ट एयरलाइन से, जैसे इंडिगो। मतलब अगर 1 घंटे की आपकी फ्लाइट है, मान लीजिए 1 से 2 घंटे की फ्लाइट है, तो आपको ज्यादा कंफर्ट से ज्यादा फेयर की ज्यादा चिंता होगी, है ना। इंडिया में अभी एक एस्पिरेशनल इकोनॉमी है, लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है। तो लोग ऐसा नहीं कहते कि मैं कंफर्ट में जाऊंगा, लोगों का रहता है कि हाँ बस पहुंचा दे, टिकट 500 रुपये कम होगी चलेगा, उतर के खा लेंगे, फ्लाइट से चढ़ने से पहले खा लेंगे। तो ये चीजें रहती है ना। अभी हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन था सिंस 1991, है ना। ये मतलब ए एक के इम्पोर्टेंस सिमिलर है डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे वीएसएनएल में किया था या बाल्को में भी किया था। मतलब आप एक समझो कि ये एक फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट है ना। जैसे ही फेमस होना शुरू हुआ, सरकार ने कहा कि हम इसका टेक ओवर कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, स्ट्रगल क्या हो गया सरकार के, डे टू डे डिसीजन लेने के लिए, छोटे छोटे डिसीजन के लिए भी मल्टीपल अप्रूवल्स लगने लग गए। तो आप सोचो चीजें डिले होंगी ना। और फाइनली वो रेस्टोरेंट प्रोफेशनल्स को वापस दे दिया गया। ये एयर इंडिया की एक सिंपल सी डेली लाइफ एनालॉजी देते हुए कहानी है। तो अभी की न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं? जनरली जो 8 बजे मैं आपके लिए रोज करंट अफेयर्स लाता हूं, उसमें मैं इंडिया के इकोनॉमिक इश्यूज की बात करता हूं। बट अभी मैं टाटा ग्रुप या एयर इंडिया की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि ये जो डिबेट है ना, वो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर की डिबेट है। और ये डिबेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना है, तो 2047 तक। अब न्यूज क्या थी उससे ये मैं आपके लिए डिस्कशन लाया। टाटा ग्रुप अपॉइंट्स फॉर्मर सिविल एविएशन सेक्रेटरी प्रदीप खरोला, है ना, इन्होंने एक लीडरशिप रोल में लिया। अब काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाटा सिर्फ ओनली, मतलब कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को ही चांस देगा। बट टाटा ने एक सरकारी बैकग्राउंड वाले
इंसान को, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, जिन्होंने सिविल एविएशन सेक्रेटरी की पोजीशन पे भी काम किया है, चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया भी रहे हैं उस टाइम, है ना। उसके अलावा वो डायरेक्टर भी रहे, मैनेजिंग डायरेक्टर बेंगलोर मेट्रो के, और उसके अलावा बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी वो कमिश्नर रहे। अब सवाल है कि टाटा ने एक ब्यूरोक्रेटिक पर्सन, ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड वाले ब्यूरोक्रेट को क्यों हायर किया? क्योंकि इनको एक डीप नॉलेज है किसकी? एविएशन के रेगुलेशन की। डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, है ना, ये सिविल एविएशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसकी अप्रूवल की उन्हें अच्छी नॉलेज है, एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता है, गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स के बारे में पता है, इंटरनेशनल एविएशन के अग्रीमेंट्स के बारे में पता है ना, और एयर इंडिया का एक लेगेसी सिस्टम है वो भी। तो सवाल जो ये था आपके सामने कि क्यों एक ब्यूरोक्रेट को हायर किया। मतलब आप एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो, जब एयर इंडिया विस्तारा के साथ मर्ज हुई तो सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या था? एयरक्राफ्ट उड़ाना नहीं था, सबसे बड़ा चैलेंज था रेगुलेटरी अप्रूवल्स, है ना, एम्प्लॉय इंटीग्रेशन, स्लॉट एलोकेशन, है ना, बायलैटरल अग्रीमेंट, एयरपोर्ट का कोऑर्डिनेशन। अब एक एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी समझता है रादर देन अ कॉर्पोरेट मैनेजर। अगर ग्लोबली मैं एग्जांपल की बात करूं तो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ना फॉर्मर रेगुलेटर्स को हायर करती हैं। जैसे कई सारे सेंट्रल बैंक के जो बैंकर्स होते हैं, गवर्नर तो नहीं पर उससे नीचे वाली पोजीशन पे, वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को ज्वाइन करते हैं, है ना। कई डिफेंस वाले जो ऑफिशियल्स होते हैं वो कोई एयरोस्पेस फर्म्स को ज्वाइन करते हैं, है ना। या फिर एफडीए, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी वाले जो लोग होते हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाते हैं। इन सब का रीजन है कि जो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है ना, वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाती है। अब सवाल ये है कि हमने हायर तो किया पर क्यों किया, मतलब इसके पीछे का एक बिगेस्ट मिथ क्या है इकोनॉमिक्स का, वो समझते हैं। मतलब एक मिथ सिंपल सा है कि प्राइवेट ओनरशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट्स एफिशिएंसी, ये माना जाता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर है तो एफिशिएंट होगा, है ना। ये हमको इकोनॉमिक्स बताती है, जो कि गलत है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एफिशिएंसी ना सिर्फ आपके बैकग्राउंड या ओनरशिप पे डिपेंड नहीं करती, एफिशिएंसी डिपेंड करती है आपके इंसेंटिव्स पे, है ना, लीडरशिप पे, आपने कितना लीडरशिप रोल निभाया, इंस्टीट्यूशंस पे, गवर्नेंस पे, अकाउंटेबिलिटी भी, ये सारी चीज। ओनरशिप अकेली आपकी सक्सेस को गारंटी नहीं कर सकती कि मैं प्राइवेट सेक्टर से हूं, आप गवर्नमेंट सेक्टर से हो तो मैं ज्यादा एफिशिएंट हूं आपसे। आप एक इमेजिन कीजिए कि दो स्कूल है, मान लीजिए एक गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल है और एक प्राइवेट ओन्ड स्कूल है, ठीक है। अगर प्राइवेट स्कूल में खराब टीचर्स हैं, लीडरशिप खराब है, और गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर हैं, अच्छे लीडर हैं, तो आप इनमें से बताओ कौन सा स्कूल अच्छा परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल, है ना। क्योंकि मैनेजमेंट ज्यादा मैटर करता है, या मैनेजमेंट मैटर्स मोर देन ओनरशिप। तो मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखो कई सारे प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स हैं, उनसे अच्छा केंद्रीय विद्यालय है। कई सारे प्राइवेट स्कूल्स में है जो केंद्रीय विद्यालय से भी अच्छे, पर ऐसा तो नहीं कि सरकारी है तो खराब है ना? अब यहां पर सबसे बड़ा लेसन क्या है? एक्सपर्टीज मैटर्स मोर देन ओनरशिप। मतलब सबसे बड़ा एसेट क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, पता है क्या? बिल्डिंग, मशीन, ये सब नहीं होता। सबसे बड़ा होता है ह्यूमन कैपिटल। मतलब गैरी बैकर की ह्यूमन कैपिटल थ्योरी हमको बताती है कि नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, ये दोनों चीजें जो प्रोडक्टिविटी को क्रिएट करती हैं, और टाटा ने इस चीज को अच्छे से रिकॉग्नाइज किया। मतलब इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन के भाई प्राइवेट एक्सपीरियंस या फिर इंडिगो से ले आओ, एमिरेट से ले आओ, बाहर से ले आओ लोगों को, नहीं, दे फोकस्ड ऑन एविएशन एक्सपर्टीज, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये सारी चीजें, मतलब ये जो अपॉइंटमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंटरिटी को दिखाता है, ना कि कंपटीशन को। गवर्नमेंट एक्सपीरियंस क्या क्या देता है? रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग, पॉलिसी इंसाइट, है ना, इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी। प्राइवेट सेक्टर क्या लाता है ना, एफिशिएंसी लाता है, इनोवेशन लाता है, कस्टमर ओरिएंटेशन लाता है ना, फास्टर एग्जीक्यूशन लाता है। तो इन दोनों चीज को कंबाइन करके ना आउटकम बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि टाटा डिटरमिन्ड है एयर इंडिया को रिवाइव करने में। अब उसका मैं बोल सकता हूँ टाटा की कई गलती नहीं है, लोग एयर इंडिया की बुराई करते हैं, पर आप 70 साल से चला रहे हैं और अचानक से आपने, है ना, एयर इंडिया प्राइवेटाइज कर दी, और फिर सरकारी कई सारे मिनिस्टर्स देखे हैं मैंने, जैसे हमारे करंट ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एयर इंडिया को क्रिटिसाइज किया। भाई 70 साल से सरकार के पास थी, 2 साल हुए आपने दिए हुए। 2024 का ट्वीट है शायद उनका, या 25 का होगा, जिसमें वो एयर इंडिया की बुराई कर रहे थे। मेरा ही कहना है, बुरा बोला तो ठीक है, बोलते रहो यार, बट जो चीज सरकार ने 70 साल से रखी, वो आप 2 साल में प्राइवेट सेक्टर से भी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इतने बड़े लेवल पे, जो इतने सारे लॉसेस आपने सीधे सीधे टाटा को दे दिए, है ना। तो दिल्ली मेट्रो भी अगर आप देखो तो ये भी
इसीलिए सक्सेसफुल रही क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग थी, प्रोफेशनल्स का मैनेजमेंट था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे और ग्लोबल टेक्नोलॉजी थी। ये चार चीजों की वजह से दिल्ली मेट्रो भी सक्सेसफुल रही। मतलब डिबेट ये नहीं है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, डिबेट क्या है, गुड गवर्नेंस वर्सेस पुअर गवर्नेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनरशिप इजंट एवरीथिंग, ये आप देख रहे हो, मतलब ओनरशिप ही सब कुछ नहीं होती। कॉमन बिलीफ क्या है कि पब्लिक सेक्टर सरकारी है, इनएफिशिएंट होगा, प्राइवेट सेक्टर है, एफिशिएंट होगा। मतलब लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, डिलेड डिसीजन की वजह से, वीक इंसेंटिव्स की वजह से एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि पीएसयूज ने इतने सारे लॉसेस एक्यूमुलेट किए पास्ट में, प्री रिफॉर्म एरा में अगर हमने देखा है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि ये मतलब जनरलाइजेशन के नहीं मानना चाहिए, हमको सेक्टर वाइज सेक्टर देखना चाहिए, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है कैसे, क्योंकि पीपल अज्यूम दैट प्राइवेट सेक्टर आर ऑलवेज लाइक मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी, प्रॉफिट उनका सबसे बड़ा मोटिव होता है, इसलिए वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते रहते हैं। और प्राइवेट फर्म्स है ना हमेशा अच्छा करती है, पर ऐसा नहीं है, प्राइवेट फर्म ऑल्सो फेल, पुअर गवर्नेंस उसमें भी होता है ना, डेट उसमें भी चढ़ती है। मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स दूंगा, आज आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। फ्रॉड भी होते हैं, करप्शन भी है, लीडरशिप भी खराब है, कई सारी प्राइवेट कंपनी कोलैप्स भी हो जाती है ना। तो ओनरशिप मतलब कोई सफिशिएंट नहीं है, इट्स नीदर सफिशिएंट नॉर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एफिशिएंसी। रियलिटी क्या है देखते हैं। बीएसएनएल अडॉप्टेड प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस। बीएसएनएल एक समय ऐसा था जब वो कंज्यूमर्स को लूज करना शुरू कर दी थी और रैपिडली नीचे जा रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, डिजिटल कस्टमर सर्विस कर दी, है ना, ऑनलाइन ग्रीवान सिस्टम कर दिया, 4G का रोल आउट कर दिया, कॉस्ट को रिस्ट्रक्चर किया, है ना, टावर के मोनेटाइजेशन कर दिए, टावर को मतलब रेंट पे देने लग गए प्राइवेट सेक्टर को। टावर जितने बीएसएनएल के हैं प्राइवेट सेक्टर तो लगा ही नहीं सकता उतने टावर, वो रेंट पे करते। सो पब्लिक एंटरप्राइज ने क्या किया, है ना, मैनेजमेंट रिफॉर्म्स। चलिए, जैसे वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं, इन्होंने का भी गवर्नमेंट सपोर्ट रिक्वायर्ड था, है ना, वीआई का लोगो है आपके सामने, आप देख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, शायद ये चीज आपको पता भी नहीं होगी। वोडाफोन आइडिया एक प्राइवेट लिमिटेड, मतलब नॉट प्राइवेट लिमिटेड बट एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया था क्योंकि जियो के आने से टेलीकॉम सेक्टर में डिसरप्शन हो गया था। पर ये प्राइवेटली ओन्ड है, फिर भी इनकी काफी हैवी डेट है, लाइबिलिटीज इनकी भी बढ़ रही हैं, इनके भी सब्सक्राइबर गिर रहे हैं लगातार, ये भी लिक्विडिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनको भी सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने इनके सारे ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अगर ये कोलैप्स कर जाते तो भी प्रॉब्लम थे, है ना, ओलिगोपोली मार्केट है अभी, फिर डुओपोली बन जाता, फिर जियो एयरटेल ही बचते। तो सरकार ने इसको सपोर्ट किया, है ना, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया ताकि ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो जाए। एयर इंडिया टर्न इनटू पब्लिक सेक्टर एक्सपीरियंस। मतलब प्राइवेट एयरलाइन क्या करती है ना, अभी डेलिबरेटली आप देखो कि अगर वो ब्यूरोक्रेट को रिक्रूट कर रही है, मतलब ये बताता है कि जो एक्सपीरियंस है ना उसकी वैल्यू अलग ही है। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एलआईसी का आप एग्जांपल देखिए, गवर्नमेंट ओन्ड है बट वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी में से एक है ना। इसरो क्या है, सरकारी है, एंटायरली पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर का कहीं लेना देना नहीं है, बट फिर भी चीपर है ना, मोर एफिशिएंट सैटेलाइट लॉन्च करती है ना, और कई सारे प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स भी है ना। एनपीसीआईएल की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड है, हाईली स्पेशलाइज है, टेक्निकली भी एडवांस है। ग्लोबली बात कर लेते हैं, चलो सिंगापुर एयरलाइंस की बात कर लेते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस में भी गवर्नमेंट ओनरशिप है, बट हमेशा कहीं ना कहीं आप देखो टॉप 3 टॉप 5 और हमेशा टॉप पे ही रहती है बेस्ट एयरलाइंस में, है ना। सेम एमिरेट्स के साथ भी है, ओन्ड बाय दुबई गवर्नमेंट, बट वर्ल्ड क्लास प्रॉफिटेबिलिटी है, सर्विस भी वर्ल्ड क्लास है, आप देखो, है ना। फिर टेमासेक, टेमासेक होल्डिंग क्या है, सिंगापुर गवर्नमेंट ओन करती है इसको, है ना, सोवरन वेल्थ इन्वेस्टमेंट कंपनी है सिंगापुर। तो सक्सेस डिपेंड्स ऑन एग्जीक्यूशन। ऐसा नहीं आपको बहुत ज्ञान है और आप एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाए, सक्सेस डिपेंड्स ऑन एग्जीक्यूशन, लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशंस, नॉट जस्ट ओनरशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट रियली ड्राइव्स परफॉर्मेंस, क्या लाता है। एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने अभी तक जितना भी वीडियो देखा, आप मुझे अपना ओपिनियन अभी 2 मिनट पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको भी क्या ऐसा लगता था कि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट होता है पब्लिक सेक्टर से, क्या आपको भी लगता था, मतलब ऑनेस्टली मुझे बताना। और आपका एक छोटा सा एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, 1 लाइन 2 लाइन में। मैं भी जानना चाहता हूं कि हमारे देश में सभी का नोशन ऐसा है क्या। ठीक है, सो व्हाट रियली ड्राइव्स परफॉर्मेंस, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो रियल ग्रोथ ड्राइवर्स आर लाइक प्रोफेशनल लीडरशिप,
है ना। मतलब लीडरशिप क्या डिटरमाइन करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिटरमाइन करती है। मतलब लीडरशिप बताती है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनोवेशन है, मोटिवेशन है, लॉन्ग टर्म विजन है, ये सब है। मतलब अगर मैं आपको ग्लोबल एग्जांपल दूं, सत्या नडेला है, उनने माइक्रोसॉफ्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्यों? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सेम नंदन नीलेकानी ने भी यही किया इन्फोसिस में। लीडरशिप चेंजेस आउटकम्स। इसीलिए पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल दूं तो भाई ई श्रीधरन थे, आपने नाम सुना होगा, दिल्ली मेट्रो, है ना, कोंकण रेलवे। इन्होंने डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से, है ना, मतलब ओनरशिप पब्लिक थी बट फिर भी जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट अच्छा था, उससे एक्सीलेंस क्रिएट हुआ। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या इंश्योर करता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार चीजें इंश्योर करता है, ये आप ध्यान से लिख लेना। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल बिहेवियर एंड शेयर होल्डर प्रोटेक्शन। शेयर होल्डर मतलब शेयर्स नहीं, जो जो उसमें इन्वॉल्व है। जैसे एक गांव का डेवलपमेंट हो रहा है तो हर गांव वाला भी शेयर होल्डर हुआ उस, ठीक है। चार चीजें, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल बिहेवियर एंड शेयर होल्डर प्रोटेक्शन। पुअर गवर्नेंस एक्चुअली कॉजेज स्कैंडल्स। मतलब एनरॉन की बात करते हैं, एनरॉन एक कंपनी है, आप सर्च कर सकते हैं उसको बाद में। एनरॉन कोलैप्स ड्यू टू गवर्नेंस फेलियर, है ना। यस बैंक आपने सुना होगा, यस बैंक अपने आए अभी भी है, इसने भी क्राइसिस फेस की। क्यों? वीक गवर्नेंस है ना। आईएलएनएफएस, ये आपने सुना होगा, आईएलएनएफएस एनबीएफसी इंडिया की 2018 में, ये भी फाइनेंशियल रिस्क पे थी, सिस्टेमिक फाइनेंशियल रिस्क। किस वजह से? गवर्नेंस के इश्यू की वजह से। तो इन्फोसिस ने क्या किया, एक ग्लोबल रेपुटेशन बनाई। किस वजह से बनाई? है ना, ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड से। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। मतलब एफिशिएंसी मींस प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। सबसे कम से कम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट आप क्या बना सकते हैं। जैसे इंडिगो ने ये करके दिखाया। इंडिगो ने इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबिलिटी निकाली है। कैसे? एक सिंगल एयरक्राफ्ट मॉडल आप देखो, क्विक एयरक्राफ्ट टर्न अराउंड, फटाफट चेंज होता है। जब पैसेंजर उतरते हैं तो आगे से पैसेंजर आना शुरू हो जाते हैं, सफाई भी उधर ही होती है, सामान उतरता है, सामान चढ़ता है, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट है, फालतू की चीज रखी नहीं, खाने पीने का सिस्टम रखा नहीं, है ना। टोयोटा ने भी यही चीज की। टोयोटा आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, है ना। सेम, मतलब टोयोटा से अच्छी कंपनी ऑटोमोबाइल की आज की तारीख में पूरी दुनिया में नहीं है, सबसे ज्यादा टोयोटा ही कारें सेल करता है ना। मतलब सिंपल है, दो रेस्टोरेंट है, मान लीजिए दो रेस्टोरेंट है, दोनों का खाना बिल्कुल सेम है। एक 10 मिनट में डिलीवर कर देता है, आपके टेबल पे आ जाएगा, दूसरा 45 मिनट लेता है, 45 मिनट। आप किस में खाना पसंद करोगे? 10 मिनट। मतलब आज जोमेटो है, स्विगी है, सब है, फिर भी डोमिनोज की अपनी खुद की फ्लीट है, क्योंकि इस डोमिनोज में लगभग आप 30 से 40 मिनट में आपके पास पिज्जा आ जाएगा। तो डोमिनोज का पिज्जा सबसे अच्छा नहीं है, पर डोमिनोज का पिज्जा सबसे फास्ट है। और डोमिनोज याद भी तभी आता है जब सबसे तेज भूख लगी होती है, ठीक है। तो कस्टमर नेचुरली एफिशिएंट को चूज करते हैं। मतलब एफिशिएंसी क्रिएट्स कॉम्पिटिटिवनेस। फिर इनोवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। मतलब इनोवेशन क्या करता है? फ्यूचर ग्रोथ बनाता है। अकाउंटेबिलिटी क्या करता है? क्वालिटी को सस्टेन करता है। मतलब आज मैं कुछ इनोवेट करूंगा तो फ्यूचर ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होगा, पर आज अकाउंटेबिलिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो ये क्वालिटी को मेंटेन रखेगी। मतलब एप्पल, है ना, स्मार्टफोन की कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करती है इनोवेशन में। अमेजॉन भी सेम, कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है। गूगल अभी एआई पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो इनोवेशन क्या करता है? इनोवेशन डिफरेंशिएट करता है लीडर्स को। जैसे यूपीआई, हमारे लिए यूपीआई ने क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया हमारा पेमेंट इकोसिस्टम। दूसरी कंट्रीज हमसे कॉपी कर रही है ना। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, है ना। ये मैंने एग्जांपल्स भी दे दी। सिंगापुर एयरलाइंस, है ना, गवर्नमेंट लिंक्ड है, एमिरेट्स, है ना, जापान रेल। तो ये सारी चीजें आप इसको भी पढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, कस्टमर सपोर्ट है ना, हाई एफिशिएंसी है, तो ये सारी चीजें हैं। मतलब इंडियन रेलवेज आप देख लो, इनका क्या बोले, इंडियन रेलवेज देख लो, हॉस्पिटैलिटी, क्लीनिंग, सबके बारे में। पहले मुझे याद है कि लोग स्लीपर से एसी के डब्बों में जाते थे वॉशरूम यूज करने। आप पूछिएगा अपने बड़े भाई बहन से या फिर आपके पेरेंट्स से, है ना, क्योंकि सफाई नहीं होती थी। आज आप ट्रेवल करो, सफाई होती है, स्टेशन पे होती है सफाई, खाने को मिलता है, आप डोमिनोज खा सकते हो। पहले ट्रेन में खाना कितना मुश्किल था। वंदे भारत है, कस्टमर सर्विस को, डिजिटल टिकिंग है, टिकटिंग है ना, फ्रेट कॉरिडोर्स है। मैनेजमेंट रिफॉर्म्स की वजह से इंडियन रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन है, डीजल इंजन आजकल दिखता ही नहीं है, आप देखो पहाड़ों में दिखेगा, वहां भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन होगा।
तो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पब्लिक एक्सपीरियंस और प्राइवेट एफिशिएंसी को कंबाइन करता है। ठीक है, अब लेसन्स लेते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके अपने वीडियो का हिस्सा, लेसन्स फॉर इंडिया, हमारे देश के लिए क्या है, हम इसी स्लाइड का वेट करते हैं। इंडिया का वे फॉरवर्ड, स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, मतलब फ्यूचर पीपीपी का है। दिल्ली मेट्रो देख लो, नेशनल हाईवे देख लो, एयरपोर्ट देख लो, रिन्यूएबल एनर्जी देख लो, हेल्थ केयर देख लो, कुछ भी देख लो, पीपीपी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट मैंने प्राइवेटली ऑपरेटेड अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन, सो कंबाइंस बोथ पब्लिक पब्लिक ओवरसाइट एंड प्राइवेट एफिशिएंसी। तो मेरिट बेस्ड लीडरशिप रहेगी, मतलब कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए भाई, संभालने लायक हो, इंटीग्रिटी हो, ईमानदार हो, एक्सपर्टीज हो, पास परफॉर्मेंस हो, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आइडियोलॉजी हो। समझ रहे, आरबीआई गवर्नर्स क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, कुछ लोग एकेडमी से आते हैं, आप देखो, है ना, ब्यूरोक्रेटिक भी थे, उसके पहले रघुराम राजन एकेडमिक्स से भी थे, है ना, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आते हैं, कई सारे डेप्यूटी गवर्नर भी ऐसे हैं। तो एक्सपर्टीज मैटर्स मोर देन बैकग्राउंड। ठीक है, फिर मेरिट बेस्ड लीडरशिप हो गई, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है ना, डगलस नॉर्थ ने एक बार कहा था कि इंस्टीट्यूशंस डिटरमाइन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाओगे ना तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी रहेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लोअर रहेगी और सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगी। इसी एग्जाम्पल के तौर पे हम हमारे इंस्टीट्यूशंस जैसे आरबीआई, सेबी, है ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, डीजीसीए, है ना, सीसीआई, ये सब स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स बनाने की कोशिश में, और सच बता रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स नहीं होते तो आप भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते, आप भी अपना पैसा बैंक में नहीं रखते। फोकस ऑन एग्जीक्यूशन ओवर आइडियोलॉजी, मतलब पॉलिसीज ना किससे सक्सेसफुल होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन से। मतलब जीएसटी एक मेजर रिफॉर्म है, इसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस ये डिपेंड नहीं करती कि लेजिस्लेशन कितना अच्छा था, इस पे डिपेंड करता है कि जीएसटीएन का प्लेटफॉर्म कैसा है, कंप्लायंस सिस्टम कैसा है, डिजिटल इनवॉइस काम करती है कि नहीं करती है, सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन कैसा है, मतलब एग्जीक्यूशन डिटरमाइंस आउटकम। अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी क्या है, सबसे पहला बेटर गवर्नेंस, इंडिया के पास जैम है ना, जैम, जन धन आधार मोबाइल, कल मैंने डिटेल में इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, आपने देखा नहीं हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो बेटर गवर्नेंस मतलब टेक्नोलॉजी गवर्नेंस है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस हमारे यहाँ कैसे, आधार, यूपीआई, डीबीटी, है ना, जीएसटी, डिजी लॉकर, ये सारी चीजें। आप डिजी लॉकर यूज करते हैं नहीं करते बताइएगा, बहुत अच्छी चीज है ना, आपसे कोई लाइसेंस मांगे फटाफट आप उसमें लॉगिन करके दे सकते हैं, ये सब एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। फिर आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग पब्लिक एंटरप्राइज पे, मतलब पीएसयूज कंपीट कर सकते हैं ग्लोबली, कब, जब प्रोफेशनल ऑटोनॉमी दी जाए उनको, मतलब आप भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपने एग्जाम में जब आपको ऑटोनॉमी दी जाए, आप पे एक्सेसिव प्रेशर रहेगा, सारी चीजें रहेगी, आपकी ऑटोनॉमी नहीं रहेगी, कैसे, परफॉर्मेंस के इंसेंटिव, है ना, मॉडर्न गवर्नेंस, जैसे आप देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल, है ना, बीईएल, पावर ग्रिड, गेल, सेल, ये सब अच्छा कैसे कर रही है, इसी वजह से। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कंपनीज हमारे पास बहुत सारी हैं, है ना, टीसीएस है, इन्फोसिस है ना, टेक महिंद्रा है, फिर एलएनटी भी है ना, टाटा भी है, सन फार्मा भी है, बहुत सारी। इनकी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस किस वजह से आई, ओनरशिप की वजह से नहीं आई, कई सारी प्राइवेट कंपनी मैंने आपको बताया स्ट्रगल भी करी। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इससे क्या होगा, बेटर गवर्नेंस होगा, जब कंपनी में गवर्नेंस अच्छा होगा तो इन्वेस्टर्स भी कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, है ना, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इनोवेशन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगे, है ना, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली देश की जीडीपी बढ़ेगी, और 2047 तक विकसित भारत में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब आप एक सिंपल सा चीज समझिए कि डिबेट ये नहीं है कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, इकोनॉमिक्स हमें क्या पढ़ाता है, एक डिफरेंट लेसन पढ़ाता है। इकोनॉमिक्स क्या पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स कहता है कि रियल डिटरमेंट सक्सेस के क्या है, इंसेंटिव्स है, इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नेंस है, ह्यूमन कैपिटल है, अकाउंटेबिलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन है। तो ओनरशिप तो सिर्फ एक वेरिएबल है ना। गुड गवर्नेंस एक्चुअली मल्टीप्लाई कर देता है प्रोडक्टिविटी को रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप, है ना। तो एयर इंडिया ने हमको क्या सिखाया, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया एयर इंडिया ने, it's not about India's development strategy. A developed nation is not built by choosing between public or private. It is built by combining strengths of both. मतलब सिंपल है कि गवर्नमेंट का काम है इंस्टीट्यूशंस बनाना, गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी को स्टेबल रखना, बट प्राइवेट सेक्टर का क्या काम है, इनोवेशन लाना, एफिशिएंसी लाना, है ना, कॉम्पिटिटिवनेस लाना। जब ये दोनों साथ में काम करती है ना तो इंडिया एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है ना, प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे इसरो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है भाई, बहुत सारे स्पाई
हमारे इसरो में घुसने की कोशिश करते हैं ताकि वो वहां से चीजें सीख सकें। यूपीआई आप देख लो, ग्लोबली लोग कॉपी करना चाह रहे हैं, दिल्ली मेट्रो, है ना। अब हो सकता है कि ये एयर इंडिया भी बन जाए। तो विकसित भारत 2047 की रियल डिबेट क्या है? आइडियोलॉजी नहीं है, एग्जीक्यूशन है। मतलब वर्ल्ड क्लास आउटकम कैसे निकलेगा? जब सिटीजन कंपीट करेंगे कॉन्फिडेंटली ऑन अ ग्लोबल स्टेज। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। रोज रात के 8 बजे मैं आपसे मिलता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, क्या आपके आसपास आप देख रहे हैं? क्या आपको भी यही लगता था प्राइवेट हमेशा अच्छा, एफिशिएंट, सरकारी खराब? हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका थोड़ा नजरिया बदला होगा, है ना। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं रात के 8 बजे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।